students, in lecture 5 of chemical bonding, we'll be discussing about energetics or energy analysis involved in ionic bond formation. देखिए लेक्चर 4 में हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक चीजें आयनिक बॉन्डिंग के बारे में जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी थी। हमने थोड़ा रिकैप्चुलेट किया, लेकिन आज जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट्स एनर्जेटिक्स और एनर्जी एनालिसिस इन्वॉल्वड इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। देखिए लेक्चर सेकेंड में, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, हमने लेक्चर सेकेंड में जब क्लासेस पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग के, तो वहां मैंने समझाया था कि बॉन्डिंग जो है इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। जब भी आप बॉन्ड का कॉन्सेप्ट सुनेंगे तो इट मीन्स स्टेबिलिटी। इसलिए एटम्स अंडरगो बॉन्डिंग बिकॉज बॉन्डिंग लीड्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम्स। बॉन्डिंग से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो होती है वो डिक्रीज होती है, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है तो इट मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। दैट इज व्हाई एटम्स अंडरगो बॉन्डिंग, because it decreases the electrostatic potential energy of any system। किसी सिस्टम में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कम है तो वो सिस्टम उतना ही स्टेबल होता है। ये कैसे डिक्रीज होती है सर? ये बॉन्डिंग से डिक्रीज होती है, बिकॉज बॉन्ड बनना ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये हमने इन डिटेल आपको समझाया। जैसे इस मार्कर की बात करता हूं मैं, अगर ये ग्राउंड लेवल पे है ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, लेकिन मैं जब इस पे काम करता हूं और ये काम जो मेरा है ये इसमें स्टोर रहता है एज पोटेंशियल एनर्जी, इस स्टेज पे इस मार्कर की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू द ग्राउंड लेवल, तो देखिए यहां पर इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है, ये यहां पर बहुत अनस्टेबल है, लेकिन ग्राउंड पे रखेंगे तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो इन द सेम वे अब देखना होगा क्या एनर्जेटिक्स या एनर्जी एनालिसिस जब हम आयनिक बॉन्ड की करेंगे, क्या आयनिक बॉन्ड में भी एनर्जी डिक्रीज होती है सिस्टम की? हाँ, हर किसी बॉन्डिंग में एक सिस्टम की एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होती है, चाहे आयनिक बॉन्ड हो, चाहे कोवलेंट बॉन्ड हो, चाहे इसी का मॉडिफाइड बॉन्ड जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, चाहे मेटेलिक बॉन्ड हो, चाहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, चाहे कोई भी इंट्रैक्शन हो। इज दिस क्लियर? इससे सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। देखिए इससे पहले कि हम इस एनर्जेटिक्स या एनर्जी एनालिसिस ऑफ आयनिक बॉन्ड को डिटेल में पढ़े, हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं इसमें, जिन टर्म्स को हमें पहले सीखना होगा। इज दिस क्लियर? देखिए एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। देखिए आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में किन किन एनर्जी टर्म्स का इस्तेमाल होता है, ये टर्म्स हम पहले पढ़ेंगे, इनको डिफाइन करेंगे और इसके बाद हम आपको समझाएंगे। तो देखिए फर्स्ट एनर्जी टर्म जो है दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। देखिए सब्लिमेशन एनर्जी क्या चीज है? आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा सब्लिमेशन क्या चीज है। देखिए एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, अगर हम सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और अगर लिक्विड का हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। सॉलिड फेज चेंज होता है लिक्विड फेज में, लिक्विड फेज चेंज होता है गैसियस फेज में। सबसे ज्यादा रेंडमनेस अगर होती है वो किस फिजिकल स्टेट में है? वो गैसियस फिजिकल स्टेट में। सबसे इससे कम लिक्विड में, और सबसे कम जो रेंडमनेस होती है वो सॉलिड में जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या आइंस हैं बिल्कुल ऑर्डर्ड फैशन में होते हैं, कंपैक्टली अरेंज होता है। लेकिन जो ही हम इस सॉलिड का टेम्परेचर राइज करते हैं, when we rise the temperature of the solid, अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, चाहे एटम है, चाहे मॉलिक्यूल है, चाहे आइन है, जिस चीज का ये बना होगा, इनकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है। अगर किसी चीज की थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है ये वाइब्रेट करता है। जब ये वाइब्रेट करता है तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, जो अंदर बॉन्डिंग होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं एटम्स के बीच में अगर एटॉमिक सॉलिड है, या मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आयनिक अगर सॉलिड है तो आयनिक इंट्रैक्शन होगी। तो ये इंट्रैक्शन जो है टेम्परेचर राइज करने से इन एटम्स की थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है। जब ये थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है, वाइब्रेट करते हैं तो अल्टीमेटली ये भाग जाते हैं, तो इनमें रेंडमनेस आती है। और अगर रेंडमनेस ज्यादा है तो ये लिक्विड स्टेट में चले गए, और ज्यादा टेम्परेचर राइज करिए और ज्यादा भाग जाएंगे तो गैसियस स्टेट
गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो मीन्स टेम्परेचर करने से थर्मल एनर्जी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल इंक्रीज एंड दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और व्हेन दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो वैनिश होती है, दैट वैनिशेस ऑफ, as a result solid gets converted into liquid and liquid gets converted into gas। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन हमारे पास कुछ सबस्टेंसेस है, वी हैव सम, जैसे सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इसको आप कहेंगे फ्यूजन, और लिक्विड जब कन्वर्ट होता है गैस में इसको आप कहेंगे वेपोराइजेशन। इज दिस क्लियर? लेकिन हमारे पास कुछ वी हैव सम सबस्टेंसेस, वी हैव सम सॉलिड्स, वी हैव सम सॉलिड्स लाइक हमारे पास क्या है, लाइक आयोडीन है, लाइक हमारे पास नेफ्थलीन है, लाइक हमारे पास क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, या हमारे पास आर्सेनिक एलिमेंट। इज दिस क्लियर? ये सबस्टेंसेस क्या करते हैं, इन सबस्टेंसेस का टेम्परेचर जो ही आप राइज करते हैं, व्हेन यू राइज द टेम्परेचर, ये डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। मींस जब सॉलिड कन्वर्ट होता है गैस में और यहां पर हमने लिक्विड स्टेट को स्किप कर दिया, इस प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मींस कन्वर्शन ऑफ सॉलिड फेज इनटू गैसियस फेज without undergoing through the intermediate liquid stage, that is called sublimation। sublimation means सर सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में, बीच में जो लिक्विड स्टेट है वो हमने स्किप कर दी, और इस प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। मींस जब सॉलिड कन्वर्ट होता है गैस में, इसका नाम है सब्लिमेशन, इट्स कॉल्ड सब्लिमेशन। और रिवर्स में अगर गैस कन्वर्ट होता है सॉलिड में, इट इज कॉल्ड डिसब्लिमेशन, डिसब्लिमेशन, और इट इज कॉल्ड डिपोजिशन, या इसका दूसरा नाम है डिपोजिशन। क्लियर? ये सब्लिमेशन का रिवर्स है। मीन जब सॉलिड कन्वर्ट होता है गैस में, इट्स कॉल्ड सब्लिमेशन। अगर गैस का टेम्परेचर आप कूल करेंगे, इसको कूल करेंगे, डायरेक्टली चला जाता है सॉलिड में, इस प्रोसेस का नाम है डिसब्लिमेशन या डिपोजिशन। अब कहेंगे आप सर कैसे, क्यों सब्लिमेट होता है कोई सबस्टेंस? इज दिस क्लियर? तो देखिए आगे जब हम फेज डायग्राम पढ़ेंगे वहां इन डिटेल समझाएंगे आपको। देखिए कुछ सबस्टेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं, जब भी आप किसी सबस्टेंस का टेम्परेचर राइज करते हैं, आप देखिए जब आप वाटर का टेम्परेचर राइज करते हैं, उसका वेपर प्रेशर जो होता है, जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, दैट राइजेस बिकॉज विद टेम्परेचर बढ़ाने से अपर सरफेस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है और भाग जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, और वेपर प्रेशर ऑफ दिस सबस्टेंस विल इंक्रीज। इन द सेम वे जब आप किसी भी सबस्टेंस का टेम्परेचर राइज करते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ दैट सबस्टेंस विल इंक्रीज। कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं, इनको जब हम हीट करते हैं, इनका डायरेक्टली come into the gaseous phase. So means we have some substances whose vapor pressure increases with temperature, और melting से पहले पहले इनका vapor pressure इतना ज्यादा होता है which is more than the atmospheric pressure, जो external pressure है उससे ज्यादा है, तो such substances will sublimate। means अगर किसी substance का आप temperature rise करते हैं, इनका vapor pressure इतना बढ़ जाता है which is more than the external atmospheric pressure, that is why ये directly convert होते हैं किसमें, gaseous state में। अब ये किस टेम्परेचर और किस प्रेशर पे सब्लिमेट करेंगे, ये ट्रिपल पॉइंट से पहले पहले जो टेम्परेचर और प्रेशर आता है, तो ट्रिपल पॉइंट से पहले पहले ये टेम्परेचर और प्रेशर अचीव होता है, then only they will sublimate, not after the triple point। ट्रिपल पॉइंट ये वो टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस होती है सबस्टेंस की, जहां पर तीनों के तीनों फिजिकल स्टेट्स को एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैसियस स्टेट भी एग्जिस्ट करता है। तो ट्रिपल पॉइंट से पहले पहले ये टेम्परेचर और प्रेशर होता है। तो मींस कोई ऐसा सॉलिड सबस्टेंस जिसका वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट में जो ही आप टेम्परेचर राइज करते हैं, इसका वेपर प्रेशर मेल्टिंग से पहले बहुत ज्यादा आता है देन द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो दैट इज व्हाई दे सब्लिमेट। इसको हम पढ़ेंगे इन डिटेल। तो सॉलिड का कन्वर्शन गैस फेज में without undergoing through the liquid state, that is called sublimation। अब गैस को कूल करेंगे, वापस चला जाएगा सॉलिड में, that is called desublimation या डिपोजिशन। यहां पर आप सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस की भी एग्जांपल लेंगे। ड्राई आइस जो है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कहते हैं, ये -78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बिल्कुल क्या है, ये सॉलिड है। लेकिन अगर आप इसी नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड, इसी ड्राई आइस का टेम्परेचर थोड़ा राइज करेंगे, गैस की टेंडेंसी होती है, हमेशा इसकी टेंडेंसी होती है टू एग्जिस्ट इन द मोर रैंडम स्टेट, जहां पर एंट्रोपी इसकी मैक्सिमम हो। सो दैट्स कॉल्ड, दैट्स व्हिच स्टेट, गैसियस स्टेट। आप इसको जब नॉर्मल टेम्परेचर पे लेते हैं, ये कन्वर्ट होता है किससे, गैसियस टेम्परेचर, गैसियस, ये डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड इनटू द गैसियस फेज। ड्राई की बात कर रहे हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की बात जब हम कर रहे हैं, तो मींस
Conversion of solid into gas is called sublimation. Conversion of gas into solid back is known as desublimation or it is known as deposition. Is this clear? तो देखिए यहां पर जो हमें देखिए सॉलिड को कन्वर्ट करना होगा गैस में, इसके लिए हमें हीट एनर्जी चाहिए. इज दिस क्लियर? तो हीट चाहिए, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, पहले हीट एब्जॉर्ब करता है सिस्टम, तब जाके ये गैसियस स्टेट में चला जाता है. कितनी एनर्जी हमें लगेगी 1 मोल ऑफ सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए? दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी. 1 मोल means Avogadro's number of molecules लेना होगा या Avogadro's number of atoms लेना होगा. Is this clear? That 6.022 10 to the power 23 atoms. हम मोल कंसेप्ट में इसको क्लियर करेंगे या आपने पढ़ा होगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स में. तो देखिए, now let's take this sublimation energy. देखिए sublimation energy क्या चीज है? The heat required, हम सिंपल सी डिफिनेशन लिखेंगे, to convert 1 mole of solid, the heat required to convert 1 mole of solid into gaseous phase at a given combination of temperature and pressure. Or you can say usually at STP. STP means standard temperature and pressure. देखिए STP कंडीशन में टेम्परेचर जो होता है that is equal to 273.15 Kelvin, or you can say it is equal to 0 degree centigrade. और यहां पर जो प्रेशर होता है that is equal to 10 to the power 5 pascals, or that's almost equal to 1 atmosphere. Pascal is the unit of pressure, Newton per meter square जिसको आप कहते हैं. So, or that's equal to 1 atmosphere. तो इन STP कंडीशंस पे दैट इज टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर कितना लेना होगा दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और या केल्विन स्केल में इट्स इक्वल टू 273.15 केल्विन. और टेम्परेचर कितना होना चाहिए बाहर, दैट्स external pressure should be equal to 1 atmosphere or 10 to the power 5 pascals or 10 to the power 5 Newton per meter square. Is this clear? So means इन कंडीशंस पे 1 मोल को कितनी एनर्जी लगती है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए? सो दैट हीट इज नथिंग बट सब्लिमेशन एनर्जी. इज दिस क्लियर? बहुत आसान है. तो देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप सॉलिड सोडियम लेंगे इन द सॉलिड फॉर्म, इसको आप गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे, इसको सब्लिमेट करना चाहेंगे. सोडियम को मैंने गैस में कन्वर्ट कर दिया, डायरेक्टली सॉलिड इनटू गैस, दैट सब्लिमेशन. और यहां पर जो एनर्जी सब्लिमेशन एनर्जी जो होती है, यहां पर जो सब्लिमेशन एनर्जी, सो दैट इज इक्वल टू 108 किलो जूल्स पर मोल. सर 1 मोल को इसलिए मैं पॉजिटिव इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज जब भी हम आगे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, एनर्जेटिक्स में आपको समझाएंगे, एंडोथर्मिक जो है एब्जॉर्प्शन, जहां पर भी सिस्टम की जब सिस्टम एब्जॉर्ब करता है हीट, एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज रिटन बाय प्लस साइन, और एवोल्यूशन और इमिशन ऑफ हीट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन. तो देखिए यहां पर चूंकि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसलिए हम प्लस साइन लिखेंगे. जिस एनर्जी टर्म में एब्जॉर्प्शन होगा उसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां जहां एनर्जी निकलती है उसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे. यहां देखिए सोडियम सॉलिड को मैंने सोडियम गैस में कन्वर्ट कर दिया, कितनी एनर्जी लगती है 108 किलो जूल्स पर मोल. इट मींस अगर मुझे 1 मोल ऑफ सोडियम एटम को कन्वर्ट करना होगा 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स में, सॉलिड सोडियम एटम्स को गैसियस, 1 मोल ऑफ सॉलिड सोडियम को कन्वर्ट करना होगा 1 मोल ऑफ गैसियस फॉर्म में, कितनी एनर्जी लगती है 108 किलो जूल्स पर मोल. 1 मोल जो होता है आपने पढ़ा होगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, दैट्स इक्वल 6.022 10 to the power 23 atoms of sodium. आप कहेंगे सर क्या हमें गिन के लेने हैं? नहीं, आपको 23 grams of sodium लेने हैं. 23 grams of sodium will be equal to 1 mole. That will be equal to 6.022 10 to the power 23. So this is called sublimation energy. तो पहली टर्म कौन है? तो पहली टर्म इन्वॉल्व है हमारी एनर्जेटिक्स में, दैट इज सब्लिमेशन एनर्जी. इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स टेक सेकंड वन. एनर्जी टर्म जो है
that is dissociation energy. Dissociation energy. Dissociation energy. Is this clear? Write down. The energy required. The energy required to break apart 1 mole of covalently bonded gaseous molecules into corresponding atoms. बहुत आसान से डिफिनेशन हम बनाएंगे इसको, हम इसका बहुत आसान सा डिफिनेशन लिखेंगे कि डिसोसिएशन एनर्जी क्या चीज है। देखिए मैं समझाऊंगा डिसोसिएशन एनर्जी क्या चीज है। जब हमने लेक्चर सेकंड में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एग्जांपल ली थी, हमने कहा एटम्स की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। इन एटम जो है यम खाली एग्जिस्ट कर कुनेजन कहीं, ये जल्दी जल्दी दूसरे एटम के साथ यम बॉन्ड बनावन, और जब ये बॉन्ड बनता है एटम्स के बीच में, बॉन्ड मेकिंग एक्सोथर्मिक है, मेन सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलती है। अगर सपोज ये दो एटम्स नजदीक आ गए, और ये दो एटम जब नजदीक आते, मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर स्टेज पे इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम होता है। इसी मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स का नाम है बॉन्ड। तो कितनी एनर्जी, अब देखिए अब दो एटम्स बिल्कुल अट्रैक्ट कर रहे हैं, अब इन दो एटम्स को हमें ब्रेक करना होगा। इन दो एटम दे शुड फ्लाई अपार्ट, इनको बाहर उनको सेपरेट करना होगा। सेपरेट करने के लिए आपको बाहर से इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, जितने रिलीज हुई थी एनर्जी बॉन्ड मेकिंग में, उतनी ही एनर्जी आपको देनी होगी। तो मींस बॉन्ड मेकिंग एक्सोथर्मिक है, सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलती है। लेकिन जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, हमें जब इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, इन दो एटम्स को सेपरेट करना है, तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देने से दे विल ब्रेक अपार्ट, they will move apart, they will fly apart. Is this clear? So it means bond breaking is an endothermic process, bond making is an exothermic. किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? That is nothing but dissociation energy. एक मोल कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स का हम लेंगे, और कितनी एनर्जी लगेगी इनको सेपरेट करने में? दैट्स कॉल्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये हमेशा एक मोल के लिए हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। देखिए मैं ऐसे समझाऊंगा, आपके पास अगर क्लोरीन है, क्लोरीन में देखिए 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको और एक क्लोरीन चाहिए, तो ये क्या करता है, क्योंकि देखिए 7 है तो मैंने कहा ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, जिसको कहते हैं इक्वल कंट्रीब्यूशन। इसके बाद ये म्यूचुअली शेयर करते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर बनता है क्लोरीन विद दिस इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन अपने इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 4 6 और 7, 2 4 6 और 7। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको भी बिलोंग करता है। देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो बीच में ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, जिसको आप बॉन्ड कहते हैं, इक्वल कंट्रीब्यूशन। इसने कितने कंट्रीब्यूट किया? 1 इलेक्ट्रॉन। इसने कितना कंट्रीब्यूट किया? 1 इलेक्ट्रॉन। आप कहेंगे जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वहां कोवेलेंसी हम डिफाइन करते हैं। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोवैलेंसी, जो मैंने लेक्चर 4 में बताया था आपको। लेकिन कोवेलेंसी देखिए कितने बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में, दैट्स कॉल्ड कोवेलेंसी। यहां इस क्लोरीन की कोवेलेंसी है 1, इस क्लोरीन की कोवेलेंसी है 1। आगे समझाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड में इन डिटेल। तो यहां पर अब दो जो क्लोरीन एटम्स के बीच में ये बॉन्ड बनता है, दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए अगर इस क्लोरीन को ब्रेक करना होगा तो हमें एनर्जी चाहिए, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी लगेगी? 1 मोल ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए, दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इज दिस क्लियर? सो हम ऐसे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लोरीन की बात करते हैं, सपोज क्लोरीन गैस इन द गैसियस स्टेट, इसको कन्वर्ट करना होगा। अगर आप क्लोरीन एटम्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे, अलग अलग इनको सेपरेट करना चाहेंगे, तो कितनी एनर्जी लगती है 1 मोल ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड गैसियस मॉलिक्यूल्स को एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए? दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और क्लोरीन की जो डिसोसिएशन एनर्जी देखी गई है, सो दैट इज इक्वल टू 243 किलो जूल्स पर मोल। तो मींस अगर आप 1 मोल ऑफ क्लोरीन
मॉलिक्यूल्स देंगे, आपको इनको सेपरेट करने में, इनको एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? दैट इज इक्वल टू 243 किलो जूल्स पर मोल। क्या ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है? हाँ, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। जब एंडोथर्मिक है तो हम रिप्रेजेंट करेंगे किस साइन से? पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स टेक वन मोर एनर्जी टर्म, जो है दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, देखिए ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो है हम ऐसे समझाएंगे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom. देखिए हम ऐसे समझाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चीज है। अगर आप सपोज सोडियम की बात लेंगे, सोडियम की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर 11 है, आप कहेंगे सर इसमें 11 प्रोटॉन्स है और इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये न्यूट्रल होगा, बिकॉज जितनी चार्ज प्रोटॉन की होती है उतनी चार्ज इलेक्ट्रॉन की होती है, लेकिन अपोजिट होता है। प्रोटॉन की पॉजिटिव चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज होती है। प्रोटॉन की होती है 1.602 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन की होती है माइनस 1.602 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसी चार्ज का नाम है यूनिट नेगेटिव चार्ज। इन रिलेटिव टर्म्स में कहेंगे यूनिट नेगेटिव चार्ज, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू होता है 1.602 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो प्रोटॉन का यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। तो एटम एज सच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन जब आप इस सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इट इज 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो देखिए टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। शेल फर्स्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। तो आउटर शेल जो है दैट इज शेल थर्ड। शेल सेकंड में देखिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट शेल में डुप्लेट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आउटर शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। इज दिस क्लियर? अब ऑक्टेट अचीव करने के लिए आउटर में मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो देखिए अगर हम सोडियम की बात करेंगे, लेकिन क्लासिकल टर्म्स में ऐसे समझाएंगे हम, अगर क्लासिकली हम इसको समझाएंगे, हम क्या लेंगे? हम ये सोडियम का न्यूक्लियस लेंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। सर शेल फर्स्ट है, सर इसके बाद शेल सेकंड है, इसको एनर्जी लेवल कहते हैं, और शेल थर्ड है। क्लासिकली हम ऐसे समझाएंगे। तो सर शेल थर्ड में इलेक्ट्रॉन है। इज दिस क्लियर? हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमेशा न्यूक्लियस कोशिश करता है इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। एटम में इलेक्ट्रॉन इसलिए स्टेबल है बिकॉज इसका ये न्यूक्लियस जो है इसको अट्रैक्ट करता है। तो बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन दिस इलेक्ट्रॉन इज स्टेबलाइज्ड विद इन एन एनर्जी शेल। तो देखिए अब यहां पर शेल फर्स्ट है, ये शेल सेकंड है और शेल थर्ड है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, ये चार्जेस पे डिपेंड करता है, और ये देखिए ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कूलम्स लॉ आपने पढ़ा होगा। तो देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, ये इनवर्स रिलेशनशिप है, जितना डिस्टेंस ज्यादा है सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ये देखिए फॉर एग्जांपल ये दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है और यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन मैंने इनको दूर कर दिया, दूर करने से डिस्टेंस बढ़ गई, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ये इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर ज्यादा चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज मोर, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर। अब देखिए यहां पर बहुत क्लियर है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर जो है, आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है। जब न्यूक्लियस से बहुत दूर है, न्यूक्लियस का इस पे कंट्रोल बहुत कम रहता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी कम चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन है। अब इसको बाहर निकालने के लिए हमें इस अट्रैक्शन को ओवरकम करना होगा। ये अच्छी अट्रैक्शन वैनिश करे। ये कैसे वैनिश करते हैं? हम बाहर से इसको एनर्जी देते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। सर कैसे देते हैं एनर्जी? या तो इस पे हम
फोटॉन डालते हैं जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन आप कहते हैं, या इस पे हीट देते हैं जिसको थर्मल इमिशन कहते हैं, या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं जिसको इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं। आगे समझाएंगे। तो मीन जितना इलेक्ट्रॉन दूर है उतना ये आसान होता है एटम से निकालना। अब कितनी एनर्जी लगेगी ये मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सो इस एनर्जी को नॉकआउट करने के लिए, इसको बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन याद रखिए जब हम इस आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करते हैं हम इसको हमेशा गैसियस फेज में डिफाइन करते हैं, और आइसोलेटेड एटम के लिए हमें एटम आइसोलेट करना होगा, फिर देखना होगा गैसियस फेज में कितनी एनर्जी लगती है इस एटम को आयोनाइज करने के लिए। दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन, and the energy required is known as ionization energy। कितनी एनर्जी लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, लेकिन किसमें, गैसियस फेज में लेना होगा। तो पहले हमें सब्सटेंस को गैसियस फेज में लेना होगा, तब जाके हम आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करते हैं फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, और मॉलिक्यूल भी लेंगे यहां पर। Is this clear? मॉलिक्यूल की भी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। Is this clear? तो मींस हमें पहले सब्सटेंस लेना होगा किसमें, गैसियस फेज में। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल लेंगे, सोडियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, सोडियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, हियर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज 495.3 किलो जूल्स पर मोल। तो मींस यहां पर देखिए ये प्लस है, बिकॉज हमें इस अट्रैक्शन को ओवरकम करना होगा, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सोडियम के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज 495.3 किलो जूल्स पर मोल। Is this clear? So this is called ionization energy। अब देखिए इसके बाद और एक एनर्जी टर्म है, टर्म इज दैट इज इलेक्ट्रॉन affinity, or it's called electron gain enthalpy। electron gain enthalpy। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या चीज है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। हम सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, डबल इलेक्ट्रॉन देंगे तो अब एब्सॉर्ब करना होगा, नॉट रिलीज, देन इट इज एब्सॉर्प्शन। समझा गया अभी? सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू an isolated gaseous atom, to an isolated gaseous atom, more the amount of energy released, more the amount of energy released, more will be इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, देखिए अगर किसी एटम में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सपोज किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट्स को, सो सपोज हम क्लोरीन की बात करेंगे, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो इसे और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगी, और इस अट्रैक्शन की वजह से सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलेगी। तो पहला देखिए जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। तो मींस एक आइसोलेटेड गैसियस एटम को जब हम इलेक्ट्रॉन देंगे, इस वक्त कितनी एनर्जी बाहर निकलती है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है तो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। मींस जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी तो मींस ये उतना रेडिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। सो मोर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, more will be the affinity of this atom for an electron। So means जब हम किसी isolated gaseous atom को इलेक्ट्रॉन देंगे, उस वक्त कितनी एनर्जी बाहर निकलती है, that is called electron gain enthalpy, or this is called electron affinity। Is this clear? लेकिन हमेशा याद रखिए जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन देने से मैंने कहा कि इस पे एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, बिकॉज एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। अब आपने और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया, अब इलेक्ट्रॉन का काउंट ज्यादा है प्रोटॉन से, तो इस पे नेगेटिव चार्ज
चार्ज आ जाएगी। अब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे, यहां नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन की चार्ज नेगेटिव है, ये रिपेल करेंगे। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, ये क्या है, ये इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को एटम में डालने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, बिकॉज यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन हो रहा है बिटवीन नेगेटिवली चार्ज एनाइन एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए बाहर से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एटम में, इस एनाइन में। तो इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, एंडोथर्मिक। और फर्स्ट जो है ये एक्सोथर्मिक होता है, मींस यहां से ये जल्दी इसको एक्सेप्ट करता है बिकॉज ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए ऐसा समझाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लोरीन एटम की बात करेंगे, क्लोरीन क्लोरीन देखिए इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन में, हम इसको गैसियस फेज में लेते हैं। तो देखिए क्लोरीन जो एटम है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो देखिए अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने बिल्कुल क्या कर दिया, हमने इसको इस जो हमने बाहर से इलेक्ट्रॉन दिया मैंने इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया समझाने के लिए। तो इसके बाद देखिए इसके 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन ये अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, जितने प्रोटॉन्स थे उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अब इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस वक्त जो एनर्जी निकलती है दैट एनर्जी जो होती है दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और यहां पर कितनी एनर्जी निकलती है, तो कितनी एनर्जी निकलती है सर, यहां पर निकलती है 300। और देखिए चलो यहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वक्त जो एनर्जी निकलती है तो दिस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इसका इट कम्स आउट टू बी -348.5 किलो जूल्स पर मोल। तो मींस अगर आप 1 मोल लेंगे क्लोरीन एटम्स का, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होती है, दैट इज 348.5 किलो जूल्स पर मोल। मींस जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो कितनी एनर्जी बाहर निकलती है 1 मोल के लिए जब हम डिफाइन करेंगे, सो इट विल कम आउट टू बी -348.5 किलो जूल्स पर मोल, इतनी एनर्जी निकलती है। अब इस देखिए अगर आप नेगेटिवली चार्ज आयन को और 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे तो अब ये इस नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो जाएगा, और रिपल्शन की वजह से आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा मैग्नेट्स में, जब हम मैग्नेट्स में नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को आपस में नजदीक लाते हैं, नजदीक लाने की वजह से ये रिपल करते हैं। अब आप कहेंगे नहीं ये दे शुड कम क्लोज टुगेदर। आप बाहर से बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी, और इनको आप क्या करते हैं, इनको आप टच करते हैं आपस में, तो मींस बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए जब सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो हमेशा जो होती है दैट विल बी एंडोथर्मिक, बिकॉज बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी ज्यादा है वो इस इलेक्ट्रॉन को रेडिली एक्सेप्ट करता है। जैसे क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को रेडिली एक्सेप्ट कर दिया और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है -348.5 किलो जूल्स पर मोल। इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स टेक वन मोर एनर्जी टर्म इज लेट्स एनर्जी। यही हमें अभी कैलकुलेट करना होगा थ्रू बॉर्न हैबर साइकिल से, अभी पढ़ेंगे हम। देखिए लाइट्स एनर्जी क्या चीज है, हम इसको पहले डिफाइन करेंगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड अगर रिलीज्ड है तो मींस नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर एब्जॉर्ब्ड है तो पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन Ricky's number of gaseous positive and negative ions combine to form 1 mole of आयनिक कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम समझाएंगे जब हम लाइट्स एनर्जी कैलकुलेट करेंगे अभी थ्रू बॉर्न हैबर साइकिल से। बॉर्न हैबर साइकिल से हम निकालेंगे इस लाइट्स एनर्जी को और हम देखेंगे जितनी लाइट्स एनर्जी ज्यादा होती है उतना हमारा आयनिक कंपाउंड स्टेबल होता है और उतना रेडिली आयनिक बॉन्ड बनता है। राइट डाउन, मोर द लाइट्स एनर्जी, more will be the stability of an ionic bond, more will be the stability of an ionic compound, and hence more readily will be its formation. देखिए हम ऐसे समझाएंगे,
अगर 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनाना होगा, आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पार्टिसिपेट करते हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और जब भी अट्रैक्शन होगा सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलती है। 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड जब बनता है गैशियस पॉजिटिव और नो नेगेटिव आयन से, उस वक्त कितनी एनर्जी निकलती है, दैट्स कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आप Na पॉजिटिव लेंगे, Na पॉजिटिव इन द गैशियस फॉर्म और प्लस Cl नेगेटिव इन द गैशियस फॉर्म, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड NaCl, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसका 1 मोल बनता है, और इस वक्त जो एनर्जी निकलती है दैट्स कॉल्ड लैटिस एनर्जी, और यहां पर जो लैटिस एनर्जी पाई गई है दैट इज -758.5 किलो जूल्स पर मोल। तो मीन जब आपको 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनाना होगा सोडियम क्लोराइड का, उस वक्त कितनी एनर्जी निकलती है, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। अगर बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है तो आपका जो आयनिक कंपाउंड होगा ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, और एज अ रिजल्ट ये जल्दी जल्दी आयनिक कंपाउंड बनता है। तो मींस जिस आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है तो वो क्या होता है, वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है, वो उतना ज्यादा फास्टली रेडली बनता है। जैसे सोडियम क्लोराइड में अगर आपको 1 मोल बनाना होगा, 1 मोल बनाने के लिए सर कितनी लैटिस एनर्जी निकलती है, -758.5 किलो जूल्स पर मोल। और इनडायरेक्टली आपको आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो अपोज्ड होगा, दैट विल बी एंडोथर्मिक। लेकिन कितनी एनर्जी निकलती है, दैट विल बी -758.5 किलो जूल्स पर मोल। सो दिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। लेकिन ये हम डिफाइन करते हैं 1 मोल के लिए, और यहां पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस वो भी गैसियस फॉर्म में लेने होंगे, बिकॉज हम आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करते हैं इन द गैसियस फेज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द गैसियस फेज, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस वो भी गैसियस फेज में बनेंगे। तो वो जब कंबाइन होंगे उसके बाद सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, तो उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होती है, दैट्स कॉल्ड लैटिस एनर्जी। अब जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना हमारा आयनिक कंपाउंड स्टेबल होगा, उतना जल्दी ये आयनिक कंपाउंड बनता है। Clear? Now let's take one more energy term. और एक energy term है that is enthalpy of formation. Enthalpy of formation, और जिसको आप कहते हैं heat of formation. Heat of formation. देखिए, the amount of heat released, energy released when 1 mole of a compound is formed from its elements in pure and stable form। बस इतना ही है। लैटिस एनर्जी और इसमें इतना फर्क है, यहां पर जो एलिमेंट्स हम लेते हैं प्योर फॉर्म में लेते हैं और स्टेबल फॉर्म में लेते हैं। स्टेबल फॉर्म मींस, फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपको NaCl बनाना होगा, सर NaCl में हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, हमें सोडियम की जरूरत पड़ती है और हमें क्लोरीन की जरूरत पड़ती है। सर क्या क्लोरीन Cl में एग्जिस्ट करता है? नहीं, क्लोरीन हमेशा ये डायटोमिक गैस में एग्जिस्ट करता है, इसका एटम जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसलिए हमें इसका प्योर फॉर्म लेना होगा, लेकिन प्योर और स्टेबल फॉर्म में लेना होगा। तो हमें सोडियम एज लेना होगा सॉलिड, और क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ Cl2 लेना होगा। इस वक्त जो एनर्जी निकलती है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड। इसी कंपाउंड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है जब इस कंपाउंड का 1 मोल बनता है स्टेबल एलिमेंट से, और इनमें स्टेबल फॉर्म, प्योर और स्टेबल फॉर्म में होने चाहिए एलिमेंट्स, उस वक्त कितनी एनर्जी निकलती है, दैट्स कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, जब हम Na को लेंगे इन द सॉलिड फॉर्म प्लस क्लोरीन को लेंगे और हमें बनता है NaCl, इसको बैलेंस करेंगे, इसका हम हाफ मोल लेंगे तो देखिए ये बनता है सॉलिड। इस वक्त जो एनर्जी निकलती है, सो इस वक्त जो डेल्टा H होगा दैट विल बी कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और जिसको हम कहेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। इज दिस क्लियर? तो मींस जब एंथैल्पी और लैट्स में इतना फर्क है, लैट्स में हम गैसियस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बनाते हैं, लेकिन जब किसी कंपाउंड को हम इसके एलिमेंट से बनाएंगे प्योर फॉर्म,
एलिमेंट्स इन देयर प्योर फॉर्म एंड स्टेबल फॉर्म। जैसे ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन एक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ O2। इज दिस क्लियर? तो इन द सेम वे क्लोरीन एग्जिस्ट करता है, इसका स्टेबल फॉर्म है Cl2। इसलिए जब हम सोडियम को रिएक्ट करेंगे क्लोरीन के साथ, क्लोरीन इन द गैसियस फॉर्म Cl2, तो इस वक्त जो एनर्जी निकलती है दैट्स कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, या जिसको कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। इज दिस क्लियर? हम समझाएंगे अभी। देखिए जब हम एनर्जेटिक्स, अब हम एनर्जेटिक्स पे आ जाएंगे, वहां हम देखेंगे, हम इन सारे एनर्जी टर्म्स को हम यूज करने के बाद हमारे पास लैटिस एनर्जी का जो अभी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, लैटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी आयनिक कंपाउंड के लिए, उसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन प्रिंसिपल है, इनडायरेक्ट मेथड है, जिसका नाम है बॉर्न हैबर साइकिल। लेट्स कम टू दैट। देखिए हम जब कैलकुलेट करेंगे लैटिस एनर्जी, इस एनर्जेटिक्स को, एनर्जी एनालिसिस को, जितने भी एनर्जी टर्म्स हमने पढ़ी हैं वो हम यहां यूज करेंगे इस बॉर्न हैबर साइकिल में। बॉर्न हैबर साइकिल जो है ये हमारे पास, ये बेसिकली एप्लीकेशन है हेसिस लॉ की। हम पढ़ेंगे आगे एनर्जेटिक्स में हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। यहां थोड़ा मैं स्टेटमेंट आपको बताऊंगा। ये बॉर्न हैबर साइकिल जो है ये बेसिकली एप्लीकेशन है हेसिस लॉ की। ये कहता है कि हेसिस लॉ कहता है कि साइक्लिक प्रोसेस में टोटल एनर्जी चेंज जो होती है दैट इज इक्वल टू जीरो। हम समझाएंगे भी। तो देखिए अगर हमें किसी आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी तो ये हम डायरेक्ट मेथड से नहीं, इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे। और वो इनडायरेक्ट मेथड क्या है? दैट इज बॉर्न हैबर साइकिल। अभी समझाएंगे। देखिए अगर आपके पास सोडियम है, सोडियम इन द सॉलिड फॉर्म, प्लस देखिए क्लोरीन जो है Cl2 इन द गैसियस फॉर्म, ये हमें देता है NaCl इन द सॉलिड फॉर्म, NaCl इन सॉलिड फॉर्म। इस वक्त जो एनर्जी निकलती है दैट इज कॉल्ड डेल्टा HF, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और जिसको कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। अभी हमने बताया था एंथैल्पी ऑफ फॉर्म, बिकॉज ये प्योर एलिमेंट से बना है। यहां पर इसका हाफ मोल हम लेंगे, हाफ मोल लेंगे। इज दिस क्लियर? लेकिन ये डायरेक्ट रिएक्शन होती है तो बनता है NaCl। लेकिन देखिए ये स्टेप्स में रिएक्शन होती है, जैसे हमने सारे के सारे एनर्जी टर्म्स पढ़े हैं अभी, ये सारे के सारे स्टेप्स, ये सारे के सारे एनर्जी टर्म्स यहां इन्वॉल्व होती है। पहला देखिए इस सोडियम को हमें क्या करना होगा, इसको गैसियस फॉर्म में लेना होगा। सर क्यों गैसियस फॉर्म में लेते हैं? बिकॉज जब हम सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी हम डिफाइन करते हैं आइसोलेटेड एटम इन द गैसियस फेज, इसलिए पहले सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना होगा। सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए सब्लिमेशन एनर्जी। सर सब्लिमेशन एनर्जी आपने अभी पढ़ा, जब एक मोल ऑफ सॉलिड को एक मोल ऑफ गैस में कन्वर्ट करते हैं 108 किलो जूल्स हमें लगती है, किलो जूल्स पर मोल। बहुत आसान है, ये आसान है। इसके बाद क्या करना होगा? सर इस सोडियम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना होगा, Na पॉजिटिव बनाना होगा। सर Na पॉजिटिव ये भी गैसियस फॉर्म में है, तो यहां पर जो एनर्जी निकलती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, अभी हमने समझाया। और यहां पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी देखी गई है दैट इज 495.3 किलो जूल्स पर मोल। बहुत आसान, मैंने समझाया था अभी, ये इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। इसके बाद देखिए अब यहां क्लोरीन की बात करेंगे। क्लोरीन को पहले क्या करना होगा? हमें एक क्लोरीन चाहिए, क्लोरीन मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करना होगा। एक मोल को डिसोसिएट करने में कितनी एनर्जी लगती है? दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन एनर्जी, DE। सर कितनी डिसोसिएशन एनर्जी है? मैंने अभी बताया था डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन की कितनी होती है? 243 किलो जूल्स पर मोल। लेकिन एक मोल के लिए तो ये हाफ मोल है, तो एक मोल के लिए कितनी एनर्जी है? दैट इज 243 किलो जूल्स पर मोल। लेकिन यहां पर डिसोसिएशन एनर्जी हमें एक मोल के लिए हम इसको डिफाइन करते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ आधा मोल है, तो हम डिसोसिएशन एनर्जी को हाफ करेंगे। वो कितना हुआ? 243/2 किलो जूल्स पर मोल। ये इसकी डिसोसिएशन एनर्जी है क्लोरीन की, बिकॉज एक मोल के लिए 243 और हाफ मोल के लिए 243 डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद अब क्लोरीन एटम बन गया इन द गैसियस फेज। अब यहां पर देखिए इसको इलेक्ट्रॉन देना होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो यहां से हमने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्सेप्ट हो रहा है, और इसकी वजह से हमारे पास Cl नेगेटिव गैस बनता है। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखी गई है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हमने अभी बताया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ दिस क्लोरीन जो है इट्स अबाउट माइनस 348.5 किलो जूल्स पर मोल।
अभी हमने बताया इस क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतनी है, इतनी एनर्जी अब क्लोरीन एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, एनर्जी बाहर निकलती है और इस एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसके बाद देखिए अब ये सोडियम पॉजिटिव और ये क्लोरीन नेगेटिव जो है ये आपस में मिल जाते हैं और बनाता है, ये क्या बनाते हैं, सो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। और जब NaCl बनता है इस वक्त कितनी एनर्जी निकलती है, जब एक मोल ऑफ Na पॉजिटिव और एक मोल ऑफ Cl नेगेटिव गैसियस आयंस मिल जाते हैं इस वक्त कितनी एनर्जी निकलती है, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। और ये लैटिस एनर्जी जो होता है, लैटिस एनर्जी यहां पर निकलेगी सर, दिस लैटिस एनर्जी Le जो है दैट इज इक्वल टू, तो दिस लैटिस एनर्जी इज -758.3 किलो जूल्स पर मोल, 7 किलो जूल्स पर मोल। तो लेट्स एनर्जी यहां पर कितनी आ रही है, दैट्स -758.7 किलो जूल्स पर मोल। इज दिस क्लियर? तो हम अभी समझाएंगे आपको कैसे लेट्स एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। जब हम ये लेट्स एनर्जी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है, लेकिन बाकी मॉलिक्यूल्स में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यहां पर हम पहले समझाएंगे, एग्जाम्पलीफाई करेंगे, इसके बाद हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। तो देखिए लेट्स एनर्जी यहां पर कितनी आ रही है, -758.7 किलो जूल्स पर मोल। इज दिस क्लियर? और यहां पर देखिए जब हम इन सारे, देखो एक प्रोसेस है डायरेक्ट मेथड, सोडियम सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस मिलता है तो बनाता है NaCl सॉलिड, और यहां पर जो एनर्जी निकलती है दैट्स कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन ये सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम देखिए कितने स्टेप्स में करेंगे, सो दीज आर द स्टेप्स। और देखिए अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ of constant heat summation, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम आपको समझाएंगे हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। देखिए हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन कहता है द टोटल एंथैल्पी चेंज, द टोटल एंथैल्पी चेंज during the course of a chemical reaction, the course of a chemical reaction is same whether the reaction takes place in single step और इन नंबर ऑफ स्टेप्स। ऐसा समझाएंगे नंबर ऑफ स्टेप्स। देखिए अभी आपने जो देखा सोडियम क्लोराइड जो होता है, सोडियम क्लोरीन के साथ मिलता है NaCl, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, लेकिन ये इनडायरेक्टली कितने स्टेप्स में होती है। तो देखिए फॉर एग्जांपल सपोज ए जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डी, और यहां पर जो एंथैल्पी निकलती है लेट इट बी डेल्टा HF, एंथैल्पी फॉर्मेशन। लेकिन दूसरा तरीका है, आप ए को पहले बी में कन्वर्ट करेंगे, बी को किस में कन्वर्ट करेंगे, सी में, और सी को अल्टीमेटली डी में कन्वर्ट करेंगे। 3 स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है, ये एक स्टेप में भी हो रही है और ये रिएक्शन 3 स्टेप्स में भी हो रही है। तो देखिए यहां पर ए गेट्स कन्वर्टेड इनटू डी, दैट्स कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन यही ए को डी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेप्स है। हम इसको बी से पहले बी में कन्वर्ट करेंगे, बी को सी में कन्वर्ट करेंगे और सी को डी में कन्वर्ट करेंगे, या डायरेक्टली ए को डी में कन्वर्ट करेंगे। यही कहता है हेसिस लॉ, कहता है चाहे आपका केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में हो जाए, चाहे ये नंबर ऑफ स्टेप्स में हो जाए, टोटल एंथैल्पी जो होगी दैट विल बी सेम। जो एंथैल्पी यहां रिलीज होगी वही एंथैल्पी इन तीनों स्टेप्स को कंबाइन करने के बाद सेम आती है। लेट इट बी डेल्टा H1, लेट इट बी डेल्टा H2, लेट इट विल बी डेल्टा H3। यहां पर जो एंथैल्पी चेंज है, हीट चेंज है, लेट इट बी डेल्टा H1। यहां बी को सी में कन्वर्ट करने के लिए लेट एंथैल्पी चेंज इज डेल्टा H2, सी को डी में कन्वर्ट करने के लिए लेट एंथैल्पी चेंज इज डेल्टा H3। अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ जो सिंगल स्टेप का एंथैल्पी होगा वो इन स्टेप्स का सम भी होगा, सेम होगा। सो इट मींस यू कैन से डेल्टा HF जो होगा सर दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। ये हम पढ़ेंगे एनर्जेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स में, आगे समझाएंगे आपको हेसिस लॉ, इसकी एप्लीकेशन भी बताएंगे, जैसे बॉर्न हैबर साइकिल इसका एप्लीकेशन एक है। तो देखिए यहां पर हमने ए को डी में कन्वर्ट कर दिया, कितनी एंथैल्पी चेंज है, डेल्टा HF, दैट्स कॉल्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ डी। और यहां पर इसी डी को कन्वर्शन के लिए हम 3 स्टेप्स में इस रिएक्शन को करेंगे, या तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, या ए को बी में, बी को सी में और सी को डी में।
तो टोटल एंथैल्पी चेंज विल बी सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और इन नंबर ऑफ स्टेप्स। यहां पर जो एंथैल्पी है वो इन 3 स्टेप्स का सम होगा। इज दिस क्लियर? जैसे सोडियम क्लोराइड हमने अभी देखा, अब देखिए हम सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे, प्लीज टेक केयर। अब हम सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे, तो सोडियम क्लोराइड जब हमने बताया, हमने कहा Na सॉलिड प्लस सर Cl2 जो है क्लोरीन गैस जो है, अभी आप देखिए हमने अभी समझाया आपको, तो ये बनता है सर NaCl सॉलिड। NaCl सॉलिड जो है ये यहां पर डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, लेकिन हम इसको इनडायरेक्टली करते, पहले इसको सब्लिमेशन एनर्जी देते, दैट इज Na गैस बनता है, फिर हम इसको आयोनाइजेशन एनर्जी देते, तो सर ये Na पॉजिटिव बनता है गैसियस फॉर्म में। इसके बाद इसको डिसोसिएशन एनर्जी देते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी लेकिन हाफ देंगे, बिकॉज डिसोसिएशन एनर्जी 1 मोल के लिए डिफाइन है, यहां पर हाफ मोल है, तो हम डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2 देंगे, तो बनता है क्लोरीन एटम इन द गैसियस फेज। और इसके बाद क्या करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाहर निकलती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जब ये एक्सेप्ट करता है तो Cl नेगेटिव बनता है, और जब ये Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव आपस में कंबाइन करते हैं तो यहां पर देखिए लैटिस एनर्जी निकलती है, तो यहां पर लैटिस एनर्जी निकलती है, तो बनता है NaCl। और यू कैन से, अब देखिए यहां पर भी जो हेसल लॉ में हमने दिखाया, डेल्टा HF is equal to delta H1 plus delta H2 plus delta, can we say sir therefore delta HF जो होगा that will be equal to sublimation energy, that will be equal to ionization energy, that will be equal to dissociation energy divided by 2 for NaCl की बात हम कर रहे हैं, तो that will be equal to माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसके बाद क्या होगा, ये लैटिस एनर्जी भी बाहर निकलती है, ये नेगेटिव है, that will be equal to माइनस Le लैटिस एनर्जी। इज दिस क्लियर? बहुत आसान है, जैसे मैंने स्टेप्स में समझाया था, तो इन द सेम वे ये एक स्टेप में रिएक्शन होती है, या हम जब इनको स्टेप्स में लेंगे, जो यहां पर एंथैल्पी होगी इस सिंगल स्टेप में, वही एंथैल्पी इन सारे स्टेप्स में आ जाएगी, सम इनका सेम आ जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा HF जो होगा सर, दैट विल बी इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी, ये दोनों पॉजिटिव है, और इसके बाद देखिए डिसोसिएशन एनर्जी ये भी पॉजिटिव है, इसलिए मैंने पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया, एंडोथर्मिक है, एनर्जी टर्म्स हमने समझाई आपको। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये बाहर निकलती है, माइनस है, लैटिस एनर्जी ये भी बाहर निकलती है, तो माइनस L। अब देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो देखिए, सो इसका मतलब डेल्टा HF जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है सर, दैट इज इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी, दैट इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट इज इक्वल टू डिसोसिएशन एनर्जी फॉर NaCl के लिए हम कर रहे हैं, डिस्ट्रिब्यूशन एनर्जी का हाफ, बिकॉज डिस्ट्रिब्यूशन एनर्जी हमने डिफाइन की 1 मोल के लिए, लेकिन यहां पर हाफ मोल है, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से। इसके बाद देखिए माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बिकॉज ये एनर्जी बाहर निकलती है, और जो एब्जॉर्प्शन होगा उसको प्लस से हमने रिप्रेजेंट किया, और जो एवोल्यूशन होगा उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया, और इसके बाद देखिए यहां पर माइनस लैटिस एनर्जी है। अब यहां पर देखिए, अगर ये सारे टर्म्स, इनमें से कोई सारे के सारे टर्म्स हमें पता है, तो लैटिस एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पता है, डिस्ट्रिब्यूशन एनर्जी पता है, आयोनाइजेशन एनर्जी पता है, सब्लिमेशन एनर्जी पता है, और डेल्टा HF एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता है, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट लैटिस एनर्जी। तो यही एप्लीकेशन है, अगर इन टर्म्स, ये सारे टर्म्स हमें पता है, लैटिस एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? या अगर लैटिस एनर्जी पता है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे सोडियम क्लोराइड में आपने अभी देखा, ना हम कैलकुलेट करेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर NaCl। सर आपने अभी बताया सर सब्लिमेशन एनर्जी कितनी थी, सर ये 108 किलो जूल्स पर था, 108 किलो जूल्स मैंने समझाया था अभी, तो कितना वैल्यू आता था सोडियम क्लोराइड के लिए, सोडियम की सब्लिमेशन एनर्जी 108। सर आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी थी, सर इट इज 495.3 किलो जूल्स पर मोल। सर डिस्ट्रिब्यूशन एनर्जी कितनी थी, सर 243 किलो जूल्स पर मोल, इसको डिवाइड करेंगे 2 से। सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी थी, सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपने अभी बताया एक बार, 348.3 किलो जूल्स पर मोल। सर लैटिस एनर्जी कितने निकाली हमने, तो लैटिस एनर्जी जो हमने सोडियम क्लोराइड का जो वैल्यू निकाला था लैटिस एनर्जी के लिए, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हमने बॉल हैमर साइकिल से ही निकाला था, by knowing this enthalpy of formation, that came out to be minus 758.7 किलो जूल्स पर मोल। और इन चीजों को जब हम सम अप करेंगे, आप देखेंगे यहां पर जो हमें अप्रोक्सीमेटली इट विल कम आउट टू बी minus 381 किलो जूल्स पर मोल। तो इट मींस अगर 1 मोल ऑफ NaCl बनता है तो कितनी एनर्जी बाहर निकलती है, सर minus 381 किलो जूल्स पर मोल। तो आप
आपने ये डिड्यूस किया, आपने ये इन्फर किया यहां से, जब भी आयनिक कंपाउंड बनता है बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। तो देखिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl कितनी आ गई, -381 किलो जूल्स पर मोल। तो मींस इतनी एनर्जी बाहर निकलती है। तो मींस आयनिक बॉन्ड बनने से सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है, और जब डिक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। हाउ मच एनर्जी इज रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ एन NaCl इज फॉर्म्ड, -381 किलो जूल्स पर मोल। अगर ये ज्यादा एनर्जी निकलती है तो मींस ज्यादा स्टेबल हमारा आयनिक कंपाउंड होगा। तो जैसे NaCl के लिए हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट की, वो कितनी आ गई, -381 किलो जूल्स पर मोल। तो हमने ये इन्फर किया, जब भी आयनिक बॉन्ड बनता है, जब भी आयनिक कंपाउंड बनता है, यहां से एनर्जी रिलीज होती है। जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उतना ज्यादा स्टेबल आयनिक कंपाउंड होगा, और उतना रेडली ये आयनिक कंपाउंड बनता है। इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखिए हम कैल्शियम लेंगे सॉलिड फॉर्म में, और उसके बाद इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे गैसियस फॉर्म में, तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। बहुत आसान सर। अगर 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनता है फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर प्योर एंड स्टेल फॉर्म, सर दैट एंथैल्पी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो यहां पर जो एंथैल्पी होगी दैट विल बी कॉल्ड डेल्टा HF, सर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन यहां देखिए और एक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो हमें लेना होगा हाफ मोल। इज दिस क्लियर? तो ये भी स्टेप्स में हो जाएगी अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ। जो यहां पर एंथैल्पी निकलेगी वही स्टेप्स, जितनी स्टेप्स में ये रिएक्शन होगी वो सेम होगी एज दैट ऑफ डेल्टा HF। ये स्टेटमेंट है हेसेस लॉ का। तो मींस कैल्शियम सॉलिड को पहले कैल्शियम गैस में कन्वर्ट करना होगा। सर इसके लिए चाहिए सब्लिमेशन एनर्जी, और यहां देखिए ऑक्सीजन को क्या करना होगा, चलो पहले इसको दिखाएंगे। इस कैल्शियम गैस से फिर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होगा, तो मींस आयोनाइजेशन, एनाइज करना होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, दैट्स कैल्शियम पॉजिटिव बनता है गैसियस फॉर्म में, एक इलेक्ट्रॉन निकला। लेकिन देखिए यहां पर कैल्शियम की चार्ज है +2, ऑक्सीजन का चार्ज है -2, याद रखिए। तो मींस हमें और एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। इस कैल्शियम से हम दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल देंगे। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी लगती है, दैट्स कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा दैट विल बी कॉल्ड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ऑब्वियसली सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, बिकॉज अब न्यूक्लियस का कंट्रोल ज्यादा रहता है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आता है इसमें। तो यहां देखिए ये भी आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये भी देनी पड़ेगी पॉजिटिव, ये भी देनी पड़ेगी, ये भी पॉजिटिव, और ये भी देनी पड़ेगी, ये भी पॉजिटिव। ये सब्लिमेशन एनर्जी पॉजिटिव एंडोथर्मिक है, ये भी एंडोथर्मिक है, और बनता है कैल्शियम डाई पॉजिटिव आयन, ये भी गैसियस फॉर्म है। प्लीज टेक केयर। इसके बाद देखिए इस ऑक्सीजन को क्या करना होगा, डिसोसिएट करना होगा। लेकिन यहां पर डिसोसिएशन एनर्जी हम 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं, लेकिन ये हाफ मोल है, तो हम लिखेंगे डिसोसिएशन एनर्जी बाई 2, लेकिन ये भी पॉजिटिव होगा एंडोथर्मिक। इज दिस क्लियर? इसके बाद बन गया ऑक्सीजन एटम इन द गैसियस फॉर्म। इसके बाद इस ऑक्सीजन को क्या करना होगा, माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बिकॉज ये आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो बनाता है O नेगेटिव इन द गैसियस फेज। इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट, लेकिन यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, 2। यहां पर एक निकला, यहां पर एक निकला, इन दोनों को एक्सेप्ट करना होगा ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है, बिकॉज जब ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आता है ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रेडली एक्सेप्ट करता है क्योंकि न्यूट्रल था। अब चूंकि जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दिया, इसमें कौन सी चार्ज आ गई, नेगेटिव चार्ज। अब जब हम इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन देंगे, ये नेगेटिव और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ये आपस में रिपेल करते हैं, इसलिए इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए जो दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा, दैट विल बी पॉजिटिव, दैट इज EA2, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 इज एवरी टाइम पॉजिटिव, बिकॉज अब इस रिपल्शन को ओवरकम करना होगा, तो इसलिए हम इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो लेंगे दैट विल बी पॉजिटिव, दैट विल बी एंडोथर्मिक, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा नॉर्थ पोल, इनको हम नजदीक लाएंगे, ये रिपेल करते हैं। अब मैं कहता हूं कि नहीं ये आपस में कॉन्टैक्ट में आने चाहिए, तो मैं बाहर से बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, बहुत ज्यादा एनर्जी देता हूं ताकि ये अट्रैक्ट आपस में नजदीक आ जाएगी। इन द सेम वे ये इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिवली चार्ज एटम है, अब इस पे इलेक्ट्रॉन देंगे वो भी नेगेटिवली चार्ज रहेगी, इसको रिपेल करेगा। इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आप बाहर से एनर्जी देंगे, तो जब बाहर से एनर्जी देंगे तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो हम लेंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव, तो बनता है O2 नेगेटिव।
ये भी गैसियस फॉर्म में है। और जब ये आपस में कंबाइन करेंगे ये दो आयंस, जब आयंस कंबाइन करते हैं, जब एक मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनता है, यहां पर एनर्जी निकलती है जिसको आप कहते हैं लैटिस एनर्जी। ये तो बाहर निकलती है, एक्सोथर्मिक है, तो लैटिस एनर्जी नेगेटिव होगा। तो यू कैन से सर डेल्टा एच एफ विल बी इक्वल टू, तो फर्स्ट इट विल बी इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी, देन सर इट इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आई फर्स्ट, देन सर इट विल बी इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, आई सेकंड। इसके बाद देखिए सर डिसोसिएशन एनर्जी हाफ, बिकॉज हमें सिर्फ एक एटम चाहिए। और इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट वाली नेगेटिव है, -EA1, और -EA1 देखिए, और इसके बाद देखिए +EA2, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, और इसके बाद देखिए दैट इज इक्वल टू माइनस लैटिस एनर्जी। बहुत आसान है, तो ये इक्वलाइज हो जाएंगे। जितनी पहले स्टेप में एनर्जी निकलेगी उतनी ही एनर्जी इन सारे स्टेप्स में कंबाइन करने के बाद निकलती है। इसी का नाम है हेसेस लॉ। अगर हमें ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये भी पता है, ये पता है, और डेल्टा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कंपाउंड का पता है, तो हम लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। या इन सारे टर्म्स में अगर कोई टर्म हमें पता नहीं, सारे टर्म्स पता है एक्सेप्ट दैट टर्म, वो हम निकाल सकते हैं। इज दिस क्लियर? तो लैटिस एनर्जी यूजुअली हम बॉर्न-हैबर साइकिल से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑलरेडी कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमें कैलकुलेट करने में मदद देता है लैटिस एनर्जी। तो यूजुअली हम लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करते हैं थ्रू बॉर्न-हैबर साइकिल। इज दिस क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एनर्जेटिक्स इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब जो दूसरा लेक्चर आ जाएगा उसमें हम डिफाइन करेंगे, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि लैटिस एनर्जी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अगर किसी कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज्यादा है वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इज दिस क्लियर? किन किन फैक्टर्स पर लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है इन लेक्चर 6। थैंक यू वेरी मच।